हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आज का टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन हम वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ, किसी स्केलर के साथ, किसी रियल नंबर के साथ हम कैसे करते हैं, ये मैं आज सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज के बाद कभी भी आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद कभी भी आपको डर नहीं लगेगा मल्टीप्लिकेशन करने में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसी वेक्टर का किसी रियल नंबर के साथ हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले मैं ये सपोज करूँगा कि अगर कोई रियल नंबर है, तो उस केस में डियर स्टूडेंट उसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जैसे मैंने सपोज किया कि f यहाँ पे ये है फोर्स, f इज द फोर्स, यू नो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम आपसे कहें कि आप इसमें रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो मैं अज्यूम करता हूं कि 2f इज आल्सो फोर्स। बट अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, जब आपने इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं उस केस में पहले अगर फोर्स ये था f, तो अब यहां पे ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो पहले से ज़्यादा हो चुका है। जब भी किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है। डायरेक्शन सेम रहेगा, क्वांटिटी भी सेम रहेगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वांटिटी सेम होगा बिल्कुल। इसके बाद डायरेक्शन भी इसका सेम होगा, ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है। और ऐसा आप फील भी कर सकते हैं, आपको फीलिंग आ रही होगी जिस समय फोर्स F था, डायरेक्शन ये था, फोर्स ये भी है, आपने 2F कर दिया, तब भी ये फोर्स है, डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वांटिटी सेम होगा बट उसका डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, विद स्केलर क्वांटिटी। अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपने देखा होगा F बराबर dp/dt, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। ये आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ये। डियर स्टूडेंट ध्यान दें, अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि dp की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ जो dp होगा दिस इज वेक्टर f इंटू dt। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, f यहाँ पे है वेक्टर, f है वेक्टर और dt है स्केलर। जब आप किसी वेक्टर का किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप देख रहे हैं क्वांटिटी भी चेंज हो जा रहा है। ये जो क्वांटिटी है दिस इज मोमेंटम, ये मोमेंटम है। आप देख रहे हैं क्वांटिटी भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी वेक्टर का किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में क्वांटिटी भी चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, तो क्वांटिटी चेंज, जब कोई ऐसा केस आपको दिखेगा तो आप कहेंगे क्वांटिटी यहाँ पे चेंज होगा। और क्या होगा, डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, तो आप सोच के बताओ इस केस में डायरेक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे कि डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हो रही है और डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा, डायरेक्शन
सेम होगा। तो आपको याद रखना है कि जिधर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, उधर ही मोमेंटम क्रिएट होता है। अगर मैंने ये सपोज किया एक बॉल है और आपने इस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया F, तो इसमें जो मोमेंटम होगा mv, ये बिल्कुल फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा, बट क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई, फोर्स से मोमेंटम हो गया। तो आपको याद रखना है किस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। तीसरा जो आपको पढ़ना है, थर्ड, बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको हम चल रहे हैं आज स्टडी करने के लिए। थर्ड है जिसको हम कहते हैं विद वेक्टर। विद वेक्टर, किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, विद वेक्टर। विद वेक्टर ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या हम कहते हैं स्केलर, या फिर इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर, या इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्रिएट होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट या फिर क्रॉस। सबसे पहले हम इसको चल रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करें इस तरीके से, ये एक बॉडी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज द बॉडी। अगर आप इस बॉडी पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट करें इस डायरेक्शन में, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट और ये इसका दूसरा वाला कंपोनेंट है। अगर आप फोर्स यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको हम बोलेंगे Fx बराबर F cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा F sin थीटा, F sin थीटा। तो आप याद करो अपनी क्लास 9th में वर्क कैसे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड, अगर हम यहाँ पे वर्क की बात करेंगे तो आप कहेंगे F cos थीटा इंटू S, दिस इज द वर्क। कहने का मतलब जो यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वही हम कंसीडर करेंगे। अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई बॉडी डिस्प्लेस होकर के, तो आप कहेंगे जितना डिस्प्लेस यहाँ पे हुआ है, जितना ये बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, ये और यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड वर्क। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं W बराबर F S cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं W बराबर F इंटू S। इसका मतलब जो वर्क है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट जो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है वहाँ पे क्या पढ़ा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों स्केलर प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पे डॉट का सिंबल है, इसका मतलब दिस इज डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। कैसा डिफाइन करेंगे, तो आपने देखा कि क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है W बराबर F S cos थीटा, या फिर इसको हम क्या कहते हैं W बराबर F डॉट S, ये होता है F डॉट S, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम, तो आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो यहाँ से आप बना सकते हो डेफिनेशन। कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट may be defined as
be defined as product of magnitude of any two vectors and cosine of angle between them ये आपने डिफाइन इसको किया हुआ है डियर स्टूडेंट। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास लेट टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तब जैसे आपने क्लास 9th में किया हुआ है वैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये आपने फॉर्मूला बनाया। कितना बेसिक है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये भी आप लिख सकते हो। अब इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है वही सेम चीज़ है, मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर हम डियर स्टूडेंट ये सपोज करें कि दो वेक्टर्स हैं इस तरीके से, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और यहाँ पे इसके बीच का जो एंगल दिस इज थीटा। अब यहाँ पे आपको बताना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान दो कैसे हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें इस वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के अलोंग क्या होगा, तो आपका आंसर होगा इस बी का कंपोनेंट जो ए के अलोंग है दिस इज बी कॉस थीटा। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है किस तरीके से हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब वेक्टर ए की डायरेक्शन में क्या हो गया, तो आप कहेंगे पहले ए था, बी कॉस थीटा आ चुका है, नेट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे ए और साथ में प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर ए। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे ए बी कॉस थीटा। चूँकि आपने देखा प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना है वेक्टर बी का ए के अलोंग, तो आंसर है बी कॉस थीटा। देखो आपने कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग क्या होगा, तो आप कहेंगे ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग ये होगा ए कॉस थीटा। तो आप अगेन कर सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो कितना आएगा ये, तो हो जाएगा बी डॉट ए की वैल्यू, इसको लिखेंगे बी और यहाँ पे ए कॉस थीटा। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, चाहे आप ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग लेके जाओ, चाहे बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग लेके जाओ, हमेशा आपको क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा। ये एक बात तो प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होता है, कितना बेहतरीन चीज़ है। तो ये सब डियर स्टूडेंट बहुत बेसिक चीज़ें आपके लिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक है, आप आराम से समझ जाओगे। पहला प्रॉब्लम, वेक्टर ए बराबर आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, वेक्टर बी बराबर आई कैफ प्लस 2j कैफ और प्लस 3k कैफ। क्या करना आपको? फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन देम एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बातें आपको करनी है। आपको बताना है वेक्टर ए डॉट बी का मान क्या होगा और ए और बी के बीच का एंगल कितना है। सबसे पहले मैं आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। आपने सपोज कि आपके पास एक कोई कोऑर्डिनेट है इस तरीके से, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आई होप आप जानते होंगे, इसके पहले मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि कंसेप्ट क्या होता है यूनिट वेक्टर का, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। आप याद कर लो डियर स्टूडेंट कि यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर के ऊपर कैप जो साइन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पे सपोज करें आई कैप, तो हमेशा आई कैप एक्स एक्सिस में होगा। अगर हम बात करें जे कैप, तो हमेशा जे कैप वाई एक्सिस में होगा। अगर हम बात करें के कैप, तो के कैप हमेशा जेड एक्सिस में होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। और आपको ये भी पता है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 होता है, जेड और एक्स के बीच का एंगल 90 होता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डियर स्टूडेंट आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे यहाँ पे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे? मॉड ऑफ आई कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पुट करना पड़ेगा 90। क्यों? चूँकि यहाँ पे थीटा यहाँ पे 0 होगा। चूँकि यहाँ पे जो आई कैप होगा, अगर ये आपने आई कैप सपोज किया तो दूसरा वाला भी आई कैप सेम डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं, थीटा 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1, मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ आई 1, कास 0 1। कहने का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 आपको 1 मिल जाएगा। मॉड ऑफ आई कैप 1 क्यों हुआ? दिस इज द डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जैसे आपने निकाला आई कैप डॉट आई कैप का मान 1, ऐसे सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? आई कैप जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप का भी मान 1 होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो सेम मॉड जे कैप कास 0 1 आएगा। के कैप डॉट के कैप करेंगे तब भी आपको मॉड के कैप कॉस 0 फिर 1 आएगा। कहने का मतलब अगर सेम वेक्टर है और उसी वेक्टर के साथ अगर आप डॉट कर रहे हैं तो हमेशा कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 1 आएगा। कब? जब ये यूनिट वेक्टर होगा तब। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू क्या आएगी, तब आप कहेंगे ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए कास 0 और इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आपको आप याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी वेक्टर का हम किसी वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो हमेशा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए कैप डॉट ए कैप, तब आंसर आएगा 1। ओके, अगर मैं पूछूं ए कैप डॉट ए कैप तो आप बोलेंगे आंसर 1। तो आपको याद रखना डियर स्टूडेंट कि कंसेप्ट क्या है। एक और क्वेश्चन आपसे, अगर मैं कहूँ आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होगी, तो आप फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और यहाँ क्या पुट करेंगे? कास 90। चूँकि आई कैप एक्स में है, जे कैप वाई में है, एंगल 90 हो गया। कास 90 0 होता है, इसका मतलब
आई कैप डॉट जे कैप का मान 0 आ गया। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, इन सब का मान 0 होगा। अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे, जे आई, जे के आई के कुछ भी हो, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया था कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब अगर इस तरीके से अगर आपको मिलेगा तो आपको याद रखना है कि हमेशा मान 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे। तो आपके दिमाग में हमेशा ये दोनों फॉर्मूले होने चाहिए। जब हम डॉट करते हैं उस केस में सेम अगर यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू 1 होगी, और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर है आई और जे के इस तरीके से के आई है तो वैल्यू 0 होगी। अब यही कंसेप्ट यूज करते हुए मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, कैसे हम करेंगे। बहुत ही बेसिक सवाल है ये, और अगर आप ये सवाल सीख गए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो आप कहेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए का मान गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट किसके साथ करेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। डॉट कैसे करेंगे, दो यहाँ पे आपको डॉट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आई कैप के पहले क्या है, आई कैप के पहले क्या है। तो आई कैप के पहले 1 है, आई कैप के पहले 1 है, तो पहले हम यहाँ पे रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, उसके बाद फिर हम आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आई कैप का आई कैप के साथ, तो अभी आपने देखा 1 हो गया। ऐसे फिर आप इस आई कैप का इस जे कैप के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो जाएगा, और बट आई कैप डॉट जे कैप है, इसका मतलब 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया। ऐसे आई कैप का हम 3 के कैप के साथ करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, बट आई डॉट के है तो ये भी हो गया 0। कहने का मतलब जब हम आई कैप का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक बार वैल्यू आपको मिलेगी, बाकी क्या है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि 0 होने वाला है। बहुत ही बेसिक है, जैसे आपने इसके पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है वैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद इस सेकंड वाले का सब में करेंगे, तो देखो जे डॉट आई 0 हो गया, जे डॉट जे नहीं होगा, इसका मतलब 1, और यहाँ पे इस जे के पहले 1 है, जे के पहले 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इसका मतलब आ गया 2। जे का के साथ फिर से हो गया 0। ऐसे अब के का करेंगे, के का आई के साथ 0, के का जे के साथ 0, और के का साथ 1, और यहाँ पे 1 है स्केलर और यहाँ पे 3 है स्केलर, 1 मल्टीप्लाई 3 इसका मतलब हो गया 3। तो क्या मिला आपको आंसर, 1 + 2 + 3, इसका मतलब आपको मिल गया 6। तो आपने जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला दिस इज 6 यूनिट आप कह सकते हैं, ये आपको 6 मिल गया। आपने पहला काम कर लिया, ये आपने कर लिया। अब आपको चाहिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, कैसे निकालेंगे आप सोच के बताओ। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो आप कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए इंटू बी, क्योंकि मॉड ऑफ ए होता है, मॉड ऑफ बी होता है। आप लिख लेते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये हो गया। वेक्टर ए डॉट बी का मान आप निकाल चुके हैं, फिर से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मॉड ऑफ ए का मतलब होता है, यहाँ पे वेक्टर ए है, अंडर रूट
जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे आएगा √3। कैसे होता है, धैर्य रखो, अभी मैं आपको 60 में इसको बता रहा हूँ। अगेन ऐसे अगर हम मॉड ऑफ बी की बात करें तो आप क्या कहेंगे, मॉड ऑफ बी कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, एक 14। इसका मतलब अगर हम मॉड ऑफ बी की बात करें तो √14 आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको पुट कर देना है √3 और √14। इसका मतलब यहाँ cos थीटा हो गया 6 डिवाइड बाई, दोनों रूट में है, एक रूट लगा लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 42। सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से अगर थीटा की बात करें तो आप कहेंगे cos इनवर्स 6/42। ये आंसर आपको मिल गया। दिस इज द एंगल बिटवीन देम। ये आपका रिजल्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉड ऑफ ए हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मॉड ऑफ ए निकालने के लिए हम यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, जे कैप का और के कैप का, क्यों हम ऐसा करते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, एकदम शॉर्ट में। देखो ध्यान दो, मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, ये एक कोई वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है। ये एक वेक्टर है ए इस तरीके से, और ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। अगर हम आपसे पूछें कि ए का कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग क्या होगा, तो आपका आंसर होगा दिस इज ए कॉस थीटा, दिस इज ए कॉस थीटा। और ये मैंने सपोज किया ये ए एक्स है। अगर हम पूछें इस ए का कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे ए साइन थीटा। इसको मैंने सपोज किया दिस इज ए वाई। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे पूछें कि इस ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए होगा, अगर हम यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाएं तो आप कहेंगे अगर ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस ओ पी क्यू आर, जो ओ पी डिस्टेंस है ए कॉस थीटा है, जो पी क्यू डिस्टेंस है ए साइन थीटा है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है। इस राइट एंगल ट्रायंगल्स में ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे अंडर रूट यहाँ से ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आप क्या बोलेंगे, ये आप कह सकते हैं दिस इज अगर आपने इसको ए एक्स सपोज किया तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आप कहेंगे अंडर रूट जो ए एक्स का स्क्वायर होगा प्लस जो ए वाई का स्क्वायर होगा, ये कितना आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, क्या करेंगे ए स्क्वायर बाहर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, सही कर रहा हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, रूट भी लगा हुआ है, इसका मतलब आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये चीज़ कहने का मतलब, जब कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर होता है। अब अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए एक्स की बात करें तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर ए एक्स की वैल्यू, वेक्टर ए की बात करें तो आप कहेंगे वेक्टर ए यहाँ पे होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये वेक्टर है। अब इसका मॉड क्या निकला, तो आप यहाँ पे कहेंगे अगर आई कैप है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर। अगर जे कैप है तो उसका कोफिशिएंट ए वाई का स्क्वायर। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कोई वेक्टर होता है उस केस में उसका हम कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक। अब हम सेकंड टॉपिक की बात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस करें
और अगेन हम वेक्टर बी और वेक्टर ए का क्रॉस करें तो ये इक्वल नहीं होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि ऐसा क्यों, फिर क्या होता है? तो मैं आपको स्टार्टिंग बताना चाहूँगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है, जबकि स्केलर में ऐसा नहीं था। स्केलर में वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए था, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? तो ये सारी प्रॉब्लम आज मैं दूर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं इस तरीके से, फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर। दिस इज द वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इनके बीच में एंगल थीटा है। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी, तो डियर स्टूडेंट यहाँ जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा उसकी डायरेक्शन ए से भी 90 होगा और बी से भी 90 होगा। कहने का मतलब अगर इस प्लेन पे वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं तो जो ए क्रॉस बी होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए से भी 90 और बी से भी 90। कहने का मतलब जो ए क्रॉस बी है ये ए से भी 90 होता है और बी से भी 90 होता है, दोनों से एंगल 90 बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बात तो कंफर्म हो गया कि ए क्रॉस बी हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर, कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए लगाते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ऐसे हम रखेंगे। अब यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस केस में ए क्रॉस बी बाहर की तरफ होगा। तो ये मैंने सपोज किया दिस इज आउटवर्ड एन कैप। ये है डियर स्टूडेंट ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, तो आपका आंसर होगा, अगर हम यहाँ पे b का प्रोजेक्शन सपोज करें, इस b की वैल्यू एक बार हम सपोज करेंगे इस b का प्रोजेक्शन a के अलॉन्ग क्या होगा, एक बार सपोज करेंगे b का प्रोजेक्शन n कैप के अलॉन्ग क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पे b का प्रोजेक्शन a कैप के अलॉन्ग सपोज करें तो आप कहेंगे ये आएगा b cos थीटा, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो आप कहेंगे a कैप, क्योंकि जो यहाँ पे b cos थीटा कंपोनेंट है ये होगा b cos थीटा जो a कैप की डायरेक्शन में होगा, जो a कैप की डायरेक्शन में होगा। इसका जो कंपोनेंट n कैप की डायरेक्शन में है इसको हम बोलेंगे b sin थीटा, जो n कैप की डायरेक्शन में है। आई होप ये आप जानते होंगे। प्लस अब अगेन आपको क्या करना है, a क्रॉस, अब आपको a के साथ फिर b का क्या होगा, अदर प्रोजेक्शन, तो n कैप की डायरेक्शन में है तो यहाँ हम लिखेंगे b sin थीटा इंटू एन कैप, b sin थीटा इंटू एन कैप, क्योंकि n कैप की डायरेक्शन में है ये। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि सेम वेक्टर का हम सेम डायरेक्शन में कभी हम क्रॉस नहीं निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे कर्लिंग इफेक्ट 0 होगा, यहाँ पे स्ट्रेट है तो ये वैल्यू 0 हो गई, बट ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब जो आपको a क्रॉस b मिलेगा ये मिल जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये मिल गया आपको ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। दिस इज द रिजल्ट। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद रखना है जो ए क्रॉस बी है इसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। एन कैप क्या है, तो आंसर है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप इज यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे जब बी क्रॉस ए निकालेंगे उस केस में हम बी से ए की तरफ चल रहे हैं तो डायरेक्शन को चेंज करेंगे, और जब डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो अब ये डायरेक्शन है। कहने का मतलब अब यहाँ पे हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये जो थंब है अंदर की तरफ है और थंब ही डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, थंब ही है एन कैप की डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दिस इज एन कैप, कब
ये ए क्रॉस बी हुआ कब, जब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा होता है माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ जो आपको मिलेगा ए बी साइन माइनस थीटा इंटू एन कैफ, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब ये बात आपके समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए क्यों होता है। माइनस बी क्रॉस ए होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे बट यहाँ पे साइन में अपोजिट होंगे। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, तो वेक्टर प्रोडक्ट may be defined as the vector whose magnitude is equal to the product of the magnitude of both vector and sine of angle between them, whose direction and its direction perpendicular to the plane of paper, ये डायरेक्शन है। समझाने का प्रयास करो। यहाँ पे ए बी साइन थीटा एन कैप, इसका मतलब ए क्रॉस बी ये एक वेक्टर है। वेक्टर प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज द वेक्टर, एक वेक्टर है whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the both vector। a और b के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है एज वेल एज साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड whose डायरेक्शन इज एन कैप। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिफिनीशन। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जो कि क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका हम कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया था दिस इज एक्स एंड ये वाई और ये जेड। यहाँ पे ये आई कैफ है और ये जे कैफ है और ये के कैफ है। तो अगर आपसे पूछें हम कि आई कैफ क्रॉस आई कैफ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे मॉड ऑफ आई, और मॉड ऑफ आई साइन थीटा इंटू एन कैफ। एन कैफ का मतलब यहाँ पे आप चाहे जे कैफ सपोज करो और चाहे के कैफ सपोज करो, साइन जीरो हो जाएगा। चूँकि आई और आई दो इक्वल वेक्टर हैं, एंगल जीरो, कहने का मतलब आई क्रॉस आई का मान हमेशा जीरो मिलेगा आपको।
लेकिन इसके पहले आई डॉट आई का मान 1 आया था, आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम कह सकते हैं जे कैफ क्रॉस के कैफ बराबर के कैफ, ओहो हो, जे कैफ डॉट जे कैफ, के कैफ क्रॉस के कैफ का मान भी 0 आएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ आप जानते होंगे। अब अगर हम आपसे पूछें कि आई क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक मैं सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से, दिस इज़ द आई कैप और ये है जे कैप और ये है के कैप। अब अगर आई जे है तो के आएगा, जे के है तो आई आएगा और आई जे है तो के आएगा। अभी आपके सारा समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90, चूँकि आई जे है, आई एक्स में है, जे वाई में है, एंगल 90 हुआ। और यहाँ लिखेंगे क्या, आई और जे के परपेंडिकुलर क्या है, तो आंसर है के कैप। तो यहाँ पे जो एन कैप हो ये के कैप हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 साइन 91 इंटू के कैप, इसका मतलब मिला के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू के कैप। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, सिमिलरली आप ये जानते हो जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या आएगा, आई जे है तो के आया, जे के है तो आई आएगा, आई कैप। ऐसे के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू ये आएगा जे कैप। तो ये आपको बातें याद रखनी है। इसका कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप आई जे कर रहे हो तो के आएगा, के आई कर रहे हो तो जे आएगा, और अगर आई जे कर रहे हो तो के आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट कि ये साइकिल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप इस साइकिल में चल रहे हो तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर आपने साइकिल को ब्रेक कर दिया, अगर मैं आपसे पूछूं जे कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे माइनस के कैप होगा ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब यहाँ पे जो एंगल होगा ये अब जे क्रॉस आई कर रहे हो तो ये माइनस 90 हो जाएगा, एंगल माइनस थीटा होगा, और उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आपको मिलेगा। कहने का मतलब अगर हम आपसे पूछें कि आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस जे कैप। ऐसे अगर हम आपसे पूछें कि के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे माइनस आई कैप होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपको करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी की वैल्यू है आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 के कैप। फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे आप निकालेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक इस तरीके से दो लाइनें ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आई कैप और यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1, वेक्टर ए में 1 है, जे कैप का 1 है, के कैप का 1 है। आपको पहले वेक्टर का जो कोफिशिएंट है आई कैप, जे कैप, के कैप का, उसको लिख लेना है। उसके बाद जो बी का है 1, 2, 3 इस तरीके से कर लेना है। अब आगे आपको क्या करना, ये इम्पोर्टेंट है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैप की बात करेंगे। जब आई कैप की बात करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐसे हम ढक लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको 1, 1, 1, 1, 2, 3 इस तरीके से आपको मिलेगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे जे कैप की जब बात करेंगे तो सेकंड होता है नेगेटिव। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सेकंड नेगेटिव क्यों होता है, तो डियर स्टूडेंट ये रूल है, पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड फिर पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रूल है, सेकंड नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड और फर्स्ट यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 1, 1, 3।
ऐसे प्लस के कैफ, इसकी बात करेंगे तो 1 1 1 2 हो जाएगा ये। अब आपको सॉल्व कर देना है। इसका रूल है हमेशा हम राइट से चलते हैं। इसके बाद 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ 2 का 1 में, तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस जे कैफ, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस के कैफ 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। अब ये हो गया आई कैफ, और यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2, और यहाँ लिखेंगे माइनस जे कैफ 3 माइनस 1 प्लस के कैफ, और यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1। तो ये हो गया आई कैफ माइनस कितना आएगा, माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 2 जे कैफ और प्लस के कैफ। ये आपको वैल्यू मिल गई। कितना बेहतरीन है, आपने ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम आपसे पूछें कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, तो अगर आपको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, मैंने पूछ लिया कि इसी में फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो डियर स्टूडेंट, एंगल आप डार्ट वाले से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस वाले से निकाल सकते हैं, दोनों से एंगल सेम आएगा। कैसे आएगा सेम? अगर आप यहाँ से ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर हम मॉड यहाँ पे लगाएं तो ये सीधे सीधे हो जाएगा ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा। और यहाँ से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी डिवाइड बाई, ये मॉड लगा हुआ है, डिवाइड बाई ए बी। अब यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी आपने निकाला था अंडर रूट 3, इसका मान कितना होगा अंडर रूट 14। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 1 6, लिखेंगे अंडर रूट 6 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 14। तो यहाँ से हो जाएगा रूट 2, और ये आ जाएगा सीधे सीधे 1 बाई रूट 7। तो रूट 2 मल्टीप्लाई लिखेंगे रूट 3 कैंसिल आउट, रूट 2 यहाँ से कट जाएगा 1 बाई रूट 7। थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 7। ये वही आंसर है जो आपने पहले निकाला हुआ था। तो कहने का मतलब, अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया किस तरीके से हम क्रॉस और डॉट करते हैं, और आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जो भी आपको ना है मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।